Hello everyone, welcome to SQ Digital Learning Classes. My name is Shivraj Singh, Assistant Professor of Faculty of Agriculture. My topic is National Forest Policy. सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहलाती है, भारत में किस प्रकार से नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि चुनिंदा जो देश में, विश्व में जो देश होते हैं उसमें चुनिंदा देशों में पहले नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी। सबसे पहले हमारे यहाँ पॉलिसी 1894 में आई थी, फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1952 में आई, फिर उसके बाद जो रिवाइज्ड एक और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई है वो 1988 में आई है, जिसमें समय समय पर कुछ संशोधन होते रहे हैं जो इस प्रकार से हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि नीति क्या होती है, नीति में क्या होता है, जैसे फॉरेस्ट के लिए नीति आई है तो उसमें क्या करेंगे, फॉरेस्ट का बचाव करेंगे, कैसे फॉरेस्ट रहें या फॉरेस्ट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उसका कैसे हम उपयोग करेंगे, कैसे उनका रख रखाव करेंगे, मैनेजमेंट बताया जाता है। इसमें देखेंगे सबसे पहला है हमारा पहली पॉलिसी है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894। तो इसमें 1894 जैसे हम कह सकते हैं ये ब्रिटिश टाइम में आई थी। तो इसमें क्या है कि जैसे आप समझ ही सकते हैं कि हमारा भारत देश से पहले अंग्रेज़ों का शासन था, तो वो क्या करेंगे, जैसे हम कोई भी अगर हमारा खुद का कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम अच्छे से यूज करते हैं, लेकिन जब जो अंग्रेज़ थे उनको तो यहाँ पे भारत देश में आए थे, उनको क्या देखने को मिला था, फॉरेस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, अधिक से अधिक क्या किया, जनहित के लिए क्या किया है, यूज किया है। उसका क्या उन्होंने मैनेजमेंट नहीं किया अच्छे से, ठीक है ना, दुरुपयोग के। इसका कारण क्या बना कि हमारे देश में धीरे धीरे क्या हो, वन क्या हो रहे, विनाश की ओर अग्रसर हो गए। जैसे इसमें कुछ निम्नलिखित कुछ फीचर्स हैं, जैसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट एंड कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल कंडीशन। तो इससे हम कह सकते हैं इसमें क्या है, क्लाइमेट। अब इसका एक उद्देश्य क्या था कि हमारा जो जलवायु है वो क्या रहे, संरक्षित रहे, जैसे नमी है या टेम्परेचर है या दूसरी चीज़ है वो बनी रहें एक जैसी। और कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल कंडीशन, और उसकी जो फिजिकल कंडीशन होती है वो बनी रहे। सेकेंड है टिम्बर ऑफ कॉमर्शियल यूज, मतलब जो आपकी जो इमरती लकड़ी, जो टिम्बर बोलेंगे इमरती लकड़ी जो फर्नीचर उद्योग में आती है या दूसरे कामों में आती है, उसका क्या है, अधिक से अधिक क्या हुआ है, इसमें कॉमर्शियल ये यूजेज हुआ है। तीसरा है इसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें कुछ हद तक फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए बताया, लेकिन फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ बताया गया है, जहाँ पर जैसे ये मैनेजमेंट सारी जगह नहीं था। इसमें जैसे हमने देखा किसी क्षेत्र में सागौन लगा है, टेक्टोना ग्रैंडिस, या साल लगा है, या शीशम लगा है, या यूकेलिप्टस लगा है, तो उसका क्या किया, पहले क्या किया गया है, दोहन किया गया, और जब वो बहुत से कम हो गए तो उसका फिर मैनेजमेंट है, लेकिन उतना अफेक्टेड नहीं था। उसके बाद हम देखेंगे स्मॉल फॉरेस्ट। इसमें एक और चीज़ बताई, स्मॉल छोटे छोटे फॉरेस्ट को भी बताया गया। इसमें जो गांव विलेज के जो लोग होते हैं उनकी फ्यूल हुआ या दूसरी ज़रूरतें हुई उनको पूरा किया गया है। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें एक और चीज़ कहते हैं, मतलब ये भी किया गया है कि कुछ एग्रीकल्चर की स्टेबिलिटी को भी ज़्यादा दिखाया गया है, जिससे क्या है कि हमारा वनीकरण जो होता है, एफॉरेस्टेशन का क्या हुआ है, वनों का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। सेकेंड अगला है मैक्सिमम इनकम। और जो ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज थे वो क्या चाहते थे कि हमें अधिक से अधिक इनकम हो, चाहे उसके लिए हमें कितना भी लॉस उठाना पड़े। अगला है नीड्स फॉर लोकल पीपल, और इसमें कुछ लोकल पीपल की नीड्स को भी रखा गया है और आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए भी कहा गया है। अब इसमें हम देखेंगे डिफेक्ट इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1894। तो इसमें क्या कमी रह गई थी, तो जैसे हम देख रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इसमें आपको वैज्ञानिक ढंग से कहीं भी फॉरेस्ट का मैनेजमेंट नहीं दिखता है। अगला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट का जो जैसे हिली एरियाज होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा जिससे हमारा जलवायु है या सोयल इरोजन को रोका जा रहा है, वहाँ पे क्या है, उसका कंजर्वेशन नहीं रखा गया है, संरक्षित नहीं किया गया है। अगला है जो वुमेन्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं दिखता है इसमें। अगला है फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, और यहाँ पे फॉरेस्ट्री या वानिकी से संबंधित रिसर्च, अनुसंधान और शिक्षा हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है। ट्राइबल डेवलपमेंट, और जो आदिवासी लोग होते हैं उनके विकास के लिए कुछ नहीं कहा गया है। आगे देखेंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 सेकेंड जो आई है, जो हमारी स्वतंत्रता के बाद आई थी,
जिसमें क्या है, ये आपकी फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1894 वाज रिवाइज्ड इन 1952। मतलब जो आपकी फर्स्ट जो 1894 की जो पॉलिसी थी उसको क्या किया है, रिवाइज किया गया है। क्या है कि देखो हमारा जो नेचर होता है या नेचुरल जो एरिया होता है, प्राकृतिक स्थान होते हैं, वो थोड़ा बहुत चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ चेंज लाने पड़ते हैं, बदलाव लाना पड़ता है समय के हिसाब से, ठीक है। इसमें बताया गया मेन फीचर ऑफ NFP 1952, उसके जैसे बताया गया बैलेंस्ड एंड कम्प्लीमेंट्री लैंड यूज। तो इसमें है बताया गया है कि जो आपका बैलेंस्ड भी बना रहे और जो लैंड है उसका हम कैसे अधिक से अधिक यूज कर सकें। जैसे हम देखेंगे कि जैसे हमारे यहाँ क्या था 1952 के बाद क्या है, जनसंख्या क्या है, बढ़ी है, उद्योग धंधे बढ़े, तो क्या हुआ है जो हमारा वनों का जो एरिया था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता चला गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लैंड के यूज के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नियम के अनुसार ही उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज नहीं कर सकते कहीं भी चाहे वहाँ पे हम कोई भी कुछ भी करें। अगला दिया है चेकिंग ऑफ सॉइल इरोजन, और ये भी ध्यान देना है कि कहाँ पे सॉइल इरोजन हुआ है तो उसको चेक करना है और कहाँ पे उसके लिए हमें प्लांटेशन करना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, और जैसे हम देखें कुछ कैचमेंट एरिया होते हैं जहाँ पे पानी की बहुत ही कमी होती है, तो वहाँ पे क्या है हमें ये भी ध्यान देना है कि सॉइल इरोजन जो आपका सॉइल है कमी है तो उसके क्या कर उसको हमें कंजर्व करके रखना, संरक्षित करके रखना, जिससे हम अन्य कृषि कार्यों या दूसरे चीज़ों में उसका यूज कर सकें। दूसरा है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्ट, अब जैसे हमने पहले ही बताया कि जनसंख्या क्या है, बढ़ी, जिसके कारण क्या है वन धीरे धीरे कम होते चले गए, उद्योग धंधे भी बढ़े हैं, तो क्या हुआ कि हमें एफॉरेस्टेशन की भी ज़रूरत पड़ी। अगला है डिस्करेज्ड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें एक और चीज़ दिया गया है कि इसमें जो हमारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके लिए भी कहा गया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या कहते हैं, स्थानांतरित खेती। इसमें क्या करते थे जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जंगल में जाकर के एक जगह पे जाते हैं, स्लैश और बर्न एक मेथड होती है जिसमें जंगलों को जलाते हैं, काटते हैं, साफ करते हैं, कृषि योग्य उसको भूमि को बनाते हैं और फिर उस पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि उस जगह की क्या है उपजाऊ थोड़ा कम हो जाती है और प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो क्या कहते हैं दूसरी जगह जाए, तो धीरे धीरे क्या हो रहा, इससे क्या हो रहा, हमारे जो वन है वो धीरे धीरे कम ही होते चले जा रहे हैं। तो इसको क्या करना है, हतोत्साहित करना है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और क्या करना है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का भी ध्यान दिया गया है, कहाँ पे फॉरेस्ट क्या हो रहा है, इसके सुधार के लिए हम क्या करें, इसको कैसे बचाएं रोगों से, लोगों से या दूसरी चीज़ों से, कार्यों से। दूसरी चीज़ सस्टेन्ड यील्ड। सस्टेन्ड यील्ड का मतलब होता है अधिकतम प्रोडक्शन कैसे हम प्राप्त करें, ठीक है। तो ये भी ध्यान में दिया गया क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ी हुई है या दूसरे उद्योग धंधे हो तो कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है दूसरी जगह, तो उसके लिए क्या करें, अधिकतम आय कैसे, अधिकतम प्रोडक्शन हमें कैसे प्राप्त हो। अगला है ग्रेजिंग। इसमें कुछ ग्रेजिंग के लिए भी कहा गया है कि ग्रेजिंग के लिए कुछ पैसे दे करके, कुछ ये करके, मतलब बताया गया कि इधर पर हम आप ग्रेजिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। देयर आर 4 टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक। पहला है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, दूसरा नेशनल फॉरेस्ट, तीसरा विलेज फॉरेस्ट, फोर्थ ट्री लैंड्स, जो मिस हो गया है, फोर्थ होता है ट्री लैंड्स, ठीक है। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट वो कहलाता है जैसे हमारे देश में कई हिली एरियाज वगैरह हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि कहीं पे सॉइल इरोजन का डर रहता है, कहीं पे लैंडस्लाइड का डर रहता है, उसके लिए क्या होता है कई पेड़ प्लांट्स फॉरेस्ट लगे रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, काटने के लिए या वहाँ पे शिकार करने के लिए या कई दूसरे जो वाइल्ड जंगली जानवर हैं उनको कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्या है फॉरेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए एक एरिया को उनको प्रोटेक्टेड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। दूसरा होता है नेशनल फॉरेस्ट। नेशनल फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसे वन क्या होते हैं हमारे देश की, या क्या होती है, एक संपदा होती है जो हमें बताते हैं हम कितने धनी हैं। तो इसमें नेशनल फॉरेस्ट में जैसे देश के लिए, जैसे संचार के लिए, उद्योग के लिए, रक्षा के लिए हमें उसकी वुड या रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो किससे प्राप्त करते हैं हम, नेशनल फॉरेस्ट से। या किसी एक पर्टिकुलर किसी जीव को क्या कहते हैं हम उसमें रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, नेशनल फॉरेस्ट।
विलेज फॉरेस्ट का मतलब होता है गांव के आसपास जो छोटे छोटे वन होते हैं। जैसे हमने पिछली नेशनल फॉरेस्ट पढ़ लिए, छोटे वन के बारे में बताया है, ऐसे ही 1952 में इसमें विलेज फॉरेस्ट के नाम से कहा गया। इसमें क्या है, जैसे लोग होते हैं गांव के बगल में, उनको कुछ उनका आय का भी साधन बना रहे, कुछ उनके लिए फ्यूल वुड वगैरह हो वो भी उनको मिलती रहे, और कुछ जो एग्रीकल्चर संबंधी जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी उनका भी ज़रूरतें उनकी पूरी होती रहे। इसके अलावा एक और होता है ट्री लैंड्स, जो मैं मिस कर दिया है। ट्री लैंड्स का मतलब होता है कि फॉरेस्ट से बाहर का प्रबंधन, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत देश से कई देश में देखेंगे कि कई जगह खाली ज़मीन पड़ी थी, बंजर ज़मीन पड़ी थी, तो उसको क्या कहते हैं हम, ट्री लैंड्स कहते हैं या वन भूमि कहते हैं। तो उसका क्या करना चाहिए, प्रबंधन करना। जैसे भारत देश में कहा गया है कि कम से कम 30 करोड़ पेड़ों की ज़रूरत है, लेकिन हम उससे कहीं ना कहीं की बहुत दूर हैं और हमें प्लांटेशन करना चाहिए। अगला देखेंगे फॉरेस्ट एजुकेशन। तो 1952 में फॉरेस्ट कोर्स आर कंडक्टेड फॉर फॉरेस्ट रेंजर, सुपरवाइज़र, सुपीरियर फॉरेस्ट ऑफिसर ETC के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, नो मेंशन अबाउट, और जो 1952 में जो मेंशन नहीं किया गया है वो ऐसा है जैसे वोमेन इन्वॉल्वमेंट। इसमें जो आप देखेंगे आज महिलाएं पुरुषों से कदम बढ़ा करके आगे बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे वोमेन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि ये क्या कहते हैं। आगे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए कहा गया, लेकिन इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं किया गया है। सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में नहीं बताया गया है, और एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में भी कहीं देखने को कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट, लास्ट है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1982। इसको हम न्यू पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है। इसके जो मेन फीचर्स होते हैं जो इस प्रकार से हैं, द इंश्योर एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। जैसे हमने कहा था आपसे कि 1952 में क्या हुआ था कि उद्योग धंधे बढ़े थे, एकाएक आपकी पॉपुलेशन बढ़ी थी, देश हमारा आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि नए उद्योग धंधे शुरू हुए थे, उससे क्या है कि हमारे वनों का क्या हुआ था, ह्रास हुआ था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब अधिक से अधिक ह्रास हुआ तो उसके लिए क्या करें, हम कुछ एनवायरमेंटल हमारी जो स्टेबिलिटी थी, पारिस्थितिकी जो संतुलन होता है वो बिगड़ गया था, तो उसको मेंटेनेंस कैसे करना है, कैसे बैलेंस रखना है, ये बताया गया है। अगला है जैसे कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज, और इसमें कुछ हमारी जो प्राकृतिक धरोहर होती हैं उसको भी क्या करना है, संरक्षित रखा। जैसे वन होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदी होते हैं, क्या प्राकृतिक हमारी क्या है, संसाधन या धरोहर बोल सकते हैं, इनको कैसे हमें संरक्षित करना है। कंट्री वाइड प्रिजर्विंग द रिमेनिंग नेचुरल, जिससे भी हमारे नेचुरल रिसोर्स क्या है, बचे रहें। नेक्स्ट, टू मेंटेनेंस इकोलॉजिकल बैलेंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल। जैसे पिछली 1952 में वुमेंस का इन्वॉल्वमेंट, इसमें वुमेंस का इन्वॉल्वमेंट को भी ध्यान में रखा गया कि वुमेंस भी क्या है, कदम से कदम आकर के पर्यावरण के लिए या पर्यावरण या फॉरेस्ट से संबंधित जो हमारे आंदोलन वगैरह होते हैं, मूवमेंट होते हैं, उनमें सक्रियता से भाग लें और फॉरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ करें। अगला है फॉरेस्ट फॉर ट्राइबल पीपल्स, और इसमें भी कुछ फॉरेस्ट फॉर ट्राइबल पीपल्स के लिए कुछ प्लांट्स के लिए उनको बताया गया कि आप इनको कट करके अपना फ्यूल की पूर्ति कर सकते हैं, या इतने जैसे लकड़ी होती है हम देखेंगे नॉर्मली होती है, जैसे साल होता है या टेक्टोना ग्रांडिस होता है या शीशम, इनके काटने पर क्या होता है, जंगल है, प्रतिबंध होता है। लेकिन उसी जगह पे अगर आपको दिख रहा है जैसे शिव बबूल या दूसरे प्लांट्स मिल रहे जो आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, आसानी से उगाए जा सकते हैं, उनको क्या हम कट कर सकते हैं, या उनके लिए कुछ एक डायमीटर निश्चित रहता है कि इतनी मोटाई तक के पेड़ों को हम कट करके इसको हम अपनी जो नेचुरल हमारी जो जीवन यापन होता है उसको हम आराम से चला सकें। अगला प्रिवेंशन ऑफ फायर एंड इंक्रोचमेंट, मतलब इसमें फायर की रोकथाम के लिए, आग की रोकथाम के लिए इसमें तरीके बताए गए हैं कैसे हम इसको कैसे इसको मैनेज करना है कि आग से जंगल बचे रहें। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी बताया गया, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ है, वन कम होते गए तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव होते हैं वो धीरे धीरे कम हो, जैसे आपने शेर देखा, टाइगर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल देखा, ठीक है, ये कम होते, इनको कैसे कंजर्व किया ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट, थैंक यू।